Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12th Sociology, and the name of chapter is Demographic Structure of Indian Society. बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भारत का समाज है उसमें इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको कंसिडर करेंगे और कैसे इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है। डेमोग्राफी जो होती है वो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है इन द वेरियस एस्पेक्ट लाइक इन द टर्म ऑफ लिटरेसी रेट एंड द हेल्थ स्ट्रक्चर और द एम्प्लॉयमेंट रेट. So these, when we completely study the society in various aspects, that is to be called as demography. Introduction. Demography is the study of population trends and process, including change in population. पॉपुलेशन में जो परिवर्तन आ रहा है, पॉपुलेशन किस तरीके की है, साइज कैसा है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन मतलब लोगों का रूरल से अर्बन की तरफ या अर्बन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ क्या है. ठीक है. पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का कंपोजिशन कैसा है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ठीक है, और एजड कितने हैं, वो सब इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स मैन एंड वेरियस एज ग्रुप्स. जब हम एक पॉपुलेशन की कंप्लीट स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. ठीक है, या डेमोग्राफी. द फ्रेज हैज़ ग्रीक रूट एंड इज मेड अप ऑफ द टर्म डिमोस. तो डेमोग्राफी वर्ड डिमोस और ग्राफियन से मिलके बना है. डिमोस का मीनिंग होता है लोग, पीपल, और ग्राफियन का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, कि लोग हैं किस तरह के, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं. ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन काउंटिंग और इनोमरेशन. देखो, कोई भी डेमोग्राफिक स्टडी करी जा रही है, पॉपुलेशन की स्टडी करी जा रही है, उसमें क्या किया जाएगा, काउंटिंग करी जाएगी, इनोमरेशन किया जाएगा, प्रोसीजर जैसे सेंसस, सर्वे, है ना. सेंसस होते हैं ना इंडिया में, जैसे ये 2011 में हुआ था आखिरी सेंसस, हर 10 साल में होती है जनगणना. सर्वे कराती है गवर्नमेंट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, पॉपुलेशन के सर्वे आते हैं. इससे क्या होता है, विच एंटेल द मेथोडिकल गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग विद इन अ गिवन टेरिटरी. तो जब हम सर्वे कराते हैं, सेंसस कराते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर किस तरीके के लोग रह रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना, वो सब हमें स्टडी करते हैं जब, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी. डेमोग्राफी इज़ अ फील्ड ऑफ पर्टिकुलर रिलेवेंस टू सोशोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज की स्टडी करते हैं. पॉपुलेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी ना. तो इन फैक्ट सोशोलॉजी ओज अ ग्रेट डील टू डेमोग्राफी. समाजशास्त्र तो पूरी तरह समाज पे निर्भर है, और जब हम समाज की स्टडी करेंगे तो वो डेमोग्राफी का ही तो पार्ट होगा. फॉर इट सक्सेसफुल ग्रोथ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन. और डेमोग्राफी की स्टडी के बिना सोशोलॉजी एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में विकसित नहीं हो सकता था. क्योंकि देखो, जब हम सोसाइटी के अंदर जाएंगे, सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट को समझेंगे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट हायरार्की, संस्कृताइजेशन, वो सब चीज़ें जो सोसाइटी के मूलभूत टैबूज़ हैं या मूलभूत जो प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको जब हम समझेंगे तो वो तभी तो सोशोलॉजी बनेगा. यूरोप एक्सपीरियंस्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एंड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एट द सेम टाइम इन द लेट 18th सेंचुरी. तो यूरोप के अंदर स्टैटिस्टिकल चीज़ों का, डाटा की स्टडी होनी शुरू हुई, पॉपुलेशन से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाटा की, 18वीं शताब्दी के अंत तक. द फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब देखो, जब सर्वेज कराए जाते हैं, डेमोग्राफिक डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. पर्टिकुलरली किस लिए, ताकि देश ग्रोथ कर सके, लोगों का वेलफेयर हो सके. और ये सब पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है, कि डेमोग्राफिक डाटा गवर्नमेंट के पास आया कैसा है. The numerical properties of a vast collectivity containing millions of people. And if I talk about the demographic study of India, so while you are going to calculate the data, you have to calculate data of millions of people or a billion of people, or aggregate statistics provide a clear and compelling case for the presence of social phenomena. तो जब हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की वेरियस एस्पेक्ट्स पे, तभी हमें पता चलता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, तभी हमारे सामने क्लियर इमेज आती है कि सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे हैं. टू फॉर्म ऑफ डेमोग्राफी एग्जिस्ट. अब डेमोग्राफी दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है सोशल डेमोग्राफी. आइए पहले फॉर्मल डेमोग्राफी को देखते हैं.
इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन मेल। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं मेल फीमेल का रेशो कितना है, यूथ रेशो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है ना, रूरल टू अर्बन रेशो क्या है, शहर में रहने वाले कितने लोग हैं या गांव में रहने वाले कितने लोग हैं। तो जब हम एक फॉर्मल स्टडी करें, फॉर्मली डाटा को कलेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी क्या होता है, जब हम सोसाइटी के अंदर के पैटर्न को समझें, सोसाइटी की रिलेशनशिप को समझें, सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझें, दैट इज कॉल्ड सोशल डेमोग्राफी। रेफर्स टू द सोसाइटीज माइग्रेटरी पैटर्न, बर्थ एंड डेथ रेट आपको पता है अलग अलग होता है, हर जगह माइग्रेटरी पैटर्न भी अलग अलग है। इट डील्स विद द डाटा टोटल एंड स्टैटिस्टिक्स। सोशल डेमोग्राफी इज कंकर्ड विद चेंजेस। तो सोशल डेमोग्राफी किससे जुड़ी हुई है, चेंजेस से, जो परिवर्तन सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन में आ रहे हैं और कैसे उससे सोसाइटी इफेक्ट होती है, जब हम उस सब की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। देखो माल्थूज ने क्या कहा है, मैं आपको संक्षेप में बता दूं पहले, कि जो संसाधन है वो बढ़ते हैं किस वे में, अर्थमेटिक पैटर्न में। 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 8 होंगे, 8 से 10। पर माल्थूज कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किस पैटर्न में बढ़ती है, 2 फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ज्योमेट्रिक मेथड में। माल्थूज अपनी थ्योरी में यही कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक मेथड में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक पैटर्न में बढ़ती है, पर जो रिसोर्सिस का इंक्रीज है वो किस में बढ़ता है, अर्थमेटिक पैटर्न में। हालांकि फिर इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, वो सब हम आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थूज वाज द आर्किटेक्ट ऑफ माल्थूजियन थ्योरी, इन्होंने ही दी, थॉमस रॉबर्ट माल्थूज ने। He made the claim that human population typically increase for more quickly than the capacity of means of human subsistence। तो माल्थूज ये कहते हैं धरती जितने संसाधन नहीं बना पाती उससे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है, जाहिर सी बात है। और इवन जितना ज़्यादा बेटर हेल्थ स्ट्रक्चर होगा एक देश का या धरती के ऊपर, उतना ही ज़्यादा डेथ्स क्या होंगी, कम होंगी, है ना। तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन सब्सिस्टेंस, स्पेशली जैसे जो जो चीज़ें इंसानों के जीवन के लिए चाहिए, जैसे फूड, कपड़े और अदर थिंग्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं, ये रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ते हैं। पर द डिपेंडेंसी ऑन दैम और द पॉपुलेशन इंक्रीज दैट इज़ मच फास्टर दैन द इंक्रीज इन रिसोर्सेज। ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल ऑलवेज आउटपेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ, ह्यूमैनिटी इज डूम्ड टू लिव इन पॉवर्टी फॉर एवर। माल्थूज उसके बाद ये कहते हैं कि देखो जो पॉपुलेशन है जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी, प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो कम होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखो मान लो जब जनसंख्या बढ़ेगी, आप हाईवेज बनाओगे, नए नए कॉलोनीज भी बनेंगी, फ्लैट्स बनेंगे, घर बनेंगे, तो वो कहाँ बनेंगे, वो एग्रीकल्चर लैंड पे ही तो बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, वो सब चीज़ें। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चरल आउटपुट उतना कम होगा, दैट इज़ करेक्ट थिंग। ठीक है, सो फर्दर माल्थूज स्टेट्स दैट population growth follows a geometric pattern. As I have already told you that population growth as per Malthus is in 2:4:8:16:32. That is a geometric method. But the agricultural output as per Malthus theory, it increase in 2:4:6:8:10. आई एम नॉट सेइंग कि माल्थूज ने गलत कहा या माल्थूज ने पूरी तरह सही कहा, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अदर नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट के, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है एग्रीकल्चर आउटपुट के कम होने का। बट इन जनरल माल्थूज इज राइट कि रिसोर्सेज ऐसे ही बढ़ते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 के संदर्भ में, पर पॉपुलेशन इस तरह बढ़ रही है बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रेशो। इफ आई टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द फर्टिलिटी रेट इज 2.6, a country like Pakistan where the fertility rate is 3.6, and in China it is 1.7, and even China in 2021 adopted the 3-child policy. In 1979 they adopted 1 child, 2015 abandoned the 1 child and 2-child policy adopted, now the 3-child policy is there. तो कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दुनिया के हर देश की एक समस्या है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज द ओनली वे। अगर देश को तरक्की करनी है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है।
और एक ना कंसेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखना, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि हम मान लो अगर धरती 10 किलो रिसोर्स जनरेट कर रही है तो हमें कितने एक्सट्रैक्ट करने चाहिए धरती के अंदर से? सिर्फ 10 या उससे कम। इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। नेचर की एक कैरिंग कैपेसिटी है इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने की। तो वी शुड एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटीज ओनली हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्टिवली स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वाई? अब देखो, दो तरीके हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के। प्रिवेंटिव चेक क्या होता है? जब इंसान खुद समझदारी दिखाए, जैसे लेट मैरिज है ना, या फैमिली प्लानिंग, या एंगेजिंग मतलब कि देर से शादी करना या बच्चे देर से पैदा करना, दैट इज़ प्रिवेंटिव चेक। बट द सेकंड इज नेगेटिव चेक, जिसमें नेचर बैलेंस करता है। ठीक है, तो सेक्सुअल एब्सिस्टेंस में या सेलिबेसी में वो होना, एंगेज होना, तो उससे भी क्या हो सकता है? पॉपुलेशन कंट्रोल। बट देयर फॉर अकॉर्डिंग टू माल्थुस, फेमाइन, भुखमरी एंड अदर डिजीज जो होते हैं दैट एक्ट एज पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन इंक्रीज आर अनअवॉइडेबल। माल्थुस कहते हैं कि ये सही तरीके हैं और ये अनअवॉइडेबल हैं सिंस दे आर नेचुरल। अब देखो, दूसरा तरीका तो फिर दर्दनाक होता ही है जब भुखमरी आती है, जैसे बंगाल के अंदर आई थी, है ना, हमने पढ़ा है ना हिस्ट्री, उसमें एनसीईआरटी की बुक में, हिस्ट्री में 8th क्लास के में पढ़ा होगा आपने। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरीके हैं, दोनों ऑप्शन है सामने, या तो पॉजिटिव चेक्स या फिर प्रिवेंटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं क्योंकि नेचुरल होते हैं और अपना मरता है तो सामने दिक्कत होती है ना, तो इसलिए। तो मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग द इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कोरोना इज अ नेचुरल डिजास्टर, तो वो पॉजिटिव चेक था, उससे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई दुनिया भर में, 2, 2.5, 3 करोड़ लोग मर गए ना। तो वो ये कह रहा है कि माल्थुस ये कहना चाह रहे हैं बस कि दोनों में से तरीका एक अपना लो ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को विद इन द कैरिंग कैपेसिटी कर सकें। अच्छा, माल्थुस की एक थ्योरी इस लिहाज से भी ठीक है कि कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी तो हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। माल्थुस भी उसी चीज़ को कह रहे हैं इनडायरेक्टली। अब इस पे ऑब्जेक्शंस भी उठते हैं इस थ्योरी के ऊपर, जैसे सोशोलॉजिस्ट कंटेंट दैट अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बात तो ये भी ठीक है कि देखो, भुखमरी या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इस वजह से नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिर्फ इसीलिए कम है, नहीं। वो इस वजह से भी हो सकता है, क्या पता एक ही व्यक्ति के पास रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर होल्ड कुछ लोगों के पास हो। जैसे आप देखो 1950s में हमारे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना कम था, तो पॉपुलेशन भी तो बहुत कम थी उस टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि पर माल्थुस सिर्फ एक व्यू दे रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें आएंगी, HYV सीड, आर्टिफिशियल सीड्स, मिरेकल सीड कह लो आप, या तो इन सब से प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के बावजूद भी। पर देखो, मैं मानता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है आज लोगों का, पर एक बात ध्यान रखना, धरती का एक्सप्लोइटेशन भी उतना ज़्यादा ही बढ़ा है, ठीक है ना। आज के कंपैरिजन में धरती की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अभी पहला कैरिंग कैपेसिटी बताया था मैंने, अब एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, इंसान जो है वो धरती की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। Liberal and Marxist intellectual criticize Malthus for saying that poverty was brought on by population growth। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जो गरीबी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आई है, ना कि नेचर के रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। The critics claim that rather than population expansion, issue like poverty and starvation were brought on by the unfair allocation of economic resource। तो वो ये कहते हैं कि लिबरल और मार्क्सिस्ट लोग कि देखो ठीक है, चलो पॉपुलेशन तो एक कारण होता है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का, पर वो ये कहते हैं कि मेन कारण है रिसोर्सेज के होल्ड का। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, होल्ड है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इस वजह से शुरू होती हैं। नाउ लेट अस सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें ना मेनली आप 3 देशों के बारे में पढ़ोगे, डेवलप्ड, डेवलपिंग और इस तरह से जो देश होते हैं।
अंडर डेवलप। दिस शो दैट एवरी कल्चर फॉलोज अ जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हर देश का एक पैटर्न होता है ग्रोथ करने का। रिलेटेड पॉपुलेशन इंक्रीज एंड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसर्न विद ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, एक देश का पॉपुलेशन इंक्रीज और उस पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है कि उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। जिस देश के लोगों के ऊपर जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उस देश की कंट्री या उस देश के लोग उतना ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। द बेसिक स्ट्रेटजी 3 है, आइए देखते हैं। डेवलपिंग नेशन इन द प्रीमेटिव स्टेज, जैसे अफ्रीका जैसे जो देश है जो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है बैकवर्ड थिंकिंग या इम्प्रोविज्ड सिविलाइजेशन के कारण। ग्रोथ रेट्स आर लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स और या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ रेट बहुत कम है। देयर इज अ लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द टू और द नेट ग्रोथ रेट बिटवीन द हाई बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मरने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन और इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन जैसे देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखो, शुरुआत में तो कम होती है पर फिर बढ़ती क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मेंटेलिटी ये होती है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, पर वही बात आती है कि जब तक गुड ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो इनकम लेवल कैसे बढ़ेगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। देखो, एक व्यक्ति को एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनने में ना 5 चीज़ों पे पैसा खर्च होता है जनरली। इसमें आप हिम्मत वर्ड याद रखना है, HIMET। H फॉर हेल्थ, I फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर माइग्रेशन, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग। जब इन सब पे पैसा खर्च होता है तब जाके एक व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल बनता है। ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, डेथ रेट इन देशों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर होता है। बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है इन देशों में, पर डेथ रेट भी इन देशों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया का डेथ रेट पता है कितना था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 218,000 बच्चों में से 218 की मृत्यु हो जाती थी। आज तो 26-27 के आसपास है, पर उस टाइम 218 था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था? सिर्फ 36। सेकेंड स्टेज आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश, जो जहाँ पे क्या है कि हाई बर्थ रेट है पर लो डेथ रेट है। दिस स्टेज विच मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैकवर्ड टू द एडवांस स्टेज में आते हैं। इसमें इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.2%, पाकिस्तान का है 2.1% और चाइना का है 0.5%। पर 150 करोड़ का 1.2 ज़रा निकालना, 2 करोड़ के आसपास निकलेगा ये डाटा। क्यों हमारे जैसे देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है? क्योंकि पैट्रियार की सोच है, वो लड़का घर चलाएगा, लाइक दैट ना, कि बेटा वंश चलाने वाला कंसेप्ट है। तो फिर क्या होता है, अगर बेटी हो जाए तो फिर पेरेंट्स थिंक या सोसाइटी का प्रेशर होता है कि एक बेटा भी हो जाए, फिर उससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है ना, कि दूसरा भी हो गया, फिर दूसरा भी अगर बेटी हो जाए तो फिर सोचते हैं तीसरा हो जाए। हालांकि आर्टिकल 21 फ्रीडम है हमारे यहाँ पे कंट्री में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पैट्रियार्कल थिंकिंग, जिसमें पितरात्मक सोच रहती है कि मेल डोमिनेट करेगा सोसाइटी को। ड्यू टू पैट्रियार्कल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी वेयर मेल्स डिटरमाइन हाउ मैनी चिल्ड्रन, मेल तय करता है कितने बच्चे होने हैं घर में, है ना, और कितने मेल चिल्ड्रन होने हैं। मेल चिल्ड्रंस की वजह के ज़्यादा होने का कारण से, ज़्यादा करने के कारण से बर्थ रेट इंडिया जैसे देशों का बहुत हाई है। सिंस देयर आर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज हमारे देश में अच्छी हैं, जानते हो आप, तो हमारे यहाँ डेथ रेट कम है। अब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, क्योंकि पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा है, मरने वालों की कम है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो तय है। वैन द वर्किंग पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर, जब वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के मुकाबले, देयर इज कॉल्ड अ डेमोग्राफिक डिवाइड। इसी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है। पर इंडिया जो है वो जॉबलेस ग्रोथ की स्टेज से गुजर रहा है, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ वेरी मच हाई, बट एज कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज़ वेरी मच लो इन अ कंट्री लाइक इंडिया। थर्ड स्टेज में आ जाते हैं डेवलप्ड देश, यूएसए जैसे देश।
ठीक है। इन अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेट मैरिजेस प्रिफेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं, ये सब क्योंकि मेंटलिटी डेवलप होती है। इन देशों में बर्थ रेट बहुत कम होता है और इंडिविजुअल जो है वो अवेयर होता है, इन्फॉर्म होता है, उसको समझाया जाता है और वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्म्स को भी अच्छे से मानता है। और फिर इन जैसे देशों में हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है तो डेथ रेट भी कम है, इसीलिए पॉपुलेशन कम है। जिस देश में बर्थ रेट कम हो और डेथ रेट कम हो उस देश में पॉपुलेशन कम होती है। पर इंडिया या पाकिस्तान जैसे देश, यहाँ पे हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है। कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट्स। द मेजॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल आइडियाज इन्वॉल्व टू नंबर्स एंड आर स्टेटेड एज रेशो और रेट्स। तो पॉपुलेशन को कंपैरिजन हम या तो रेशोज में करते हैं या रेट्स पे। रेट्स जैसे किस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही, जेंडर रेशो क्या है, सेक्स रेशो क्या है, ठीक है ना। One of these figures represent a specific static that was generated for a particular geographic administrative unit, while the other figures serve as a baseline for comparison. तो रेशो और रेट्स में से क्या होता है, जनरली एक का यूज़ तो हम इसलिए करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को कंपैरिजन करने में, ठीक है, और दूसरे का हम कंपैरिजन किस लिए करते हैं, ताकि हम एक एज अ बेस लाइन यूज़ कर सकें कि ये हमारी एक बेस लाइन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ओकर्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब व्हेन अ नेशन बर्थ रेट इज हाई, जब एक देश के अंदर पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, याद रखना दोनों 1000 पे काउंट होते हैं। इज लो, डेथ रेट लो है, बर्थ रेट हाई है। ड्यू टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। मान लो एक देश में, जैसे इंडिया जैसे देश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेथ रेट कम है बिकॉज हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस वजह से। बट बर्थ रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ज़रूरत क्या है, बैलेंस बना रहे विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। बर्थ रेट 1000 पीपल पे निकलता है, ध्यान रखना। एक देश की तरक्की तभी होती है जब एक देश का बर्थ रेट कम हो और डेथ रेट कम हो और उस देश में कैपिटलिज्म या रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो। अ नेशंस बर्थ रेट में बी हाई ड्यू टू नेशंस माइंडसेट, पैट्रियार्की थिंकिंग या ज़्यादा बच्चे वाली मेंटलिटी, द डिज़ायर फॉर मेल, वही पैट्रियार्की थिंकिंग या पैट्रियनियल कल्चर है, अगर इंडिया जैसे देश में पैट्रियनियल कल्चर बहुत चलता है। डेथ रेट, द नंबर ऑफ फेटलाइट्स पर 1000, मतलब कितनों की मृत्यु हो जाती है एक साल में, इसको बोलते हैं डेथ रेट के कंसेप्ट में। जैसे मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, जैसे 1000 में से कितने बच्चों की मौत हो जाती है एक साल का होने से पहले। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वो लाख पे निकलता है, 1 लाख में से कितने माओ की मृत्यु हो जाती है जन्म देते वक्त, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन अ रीजन्स बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट, मतलब पैदा होने वाले और मरने वालों के बीच का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। When the population has stabilized, we mean that the difference between the two has reached zero. तो देखो, बर्थ रेट इक्वल टू मोर्टेलिटी रेट हो जाए तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, एक्सट्रीमली बहुत माइनर होगा। रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल का होता है, जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, उनके आगे कितने चाइल्ड हैं, कितने बच्चे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। कहीं पे नेगेटिव होता है, कहीं पे पॉजिटिव। नेगेटिव जैसे वो 2 हैं पर चाइल्ड 1 है, ठीक है ना। 0 भी हो सकता है, 2 वो थे उनकी जगह 2 उनके बच्चे हैं, या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 थे पर बच्चे 3 हैं या 4 हैं। रिप्लेसमेंट लेवल, द करंट जनरेशन टेक्स द प्लेस ऑफ द अर्लियर और प्रीसीडिंग जनरेशन को जब रिप्लेस करती है करंट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल। ड्यू टू लिटरेसी, लिटरेसी की वजह से केरला और तमिलनाडु में ये 0 है या नेगेटिव है, मतलब स्टेबलाइज्ड है, मतलब 2 लोग हैं अगर पति पत्नी है तो उनके आगे 2 ही बच्चे हैं या 1 बच्चा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट रेट है 4:1 एंड द पोटेंशियल ग्रोथ इन द यूथ पॉपुलेशन आर पॉजिटिव। और 0 लेवल क्या होता है, वही 2 की जगह 2,
Replacement is identical stabilized level occurs when the same number of people replace the same number of older generation. पेरेंट्स मम्मी पापा हैं, उनकी जगह 2 बच्चे आ गए तो 0 रिप्लेसमेंट लेवल है। नेगेटिव में क्या होता है, फ्यूअर पीपल आर रिप्लेसिंग द एल्डर जनरेशन, जैसे 2 लोग हैं पर उनका 1 बच्चा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लेवल। और पॉजिटिव में क्या होता है, 2 लोग हैं पर बच्चे 3 हैं या 4 हैं। सर्ज इन पॉपुलेशन, मोर पीपल आर रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन आर डिपेंडेंट ऑन अदर। तो सर्ज इन पॉपुलेशन क्या होती है, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग रिप्लेस कर रहे हैं पुरानी जनरेशन को, या फिर बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं जितने की डिपेंड नहीं हैं उतने से ज़्यादा। डिपेंडेंट रेशो भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर और एक व्यक्ति उसमें कमाने वाला है तो 5:1, ठीक है। फर्टिलिटी रेट होता है कि 15 से लेके 49 साल के बीच में एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का 3.6 के आसपास है, इंडिया का 2 पॉइंट समथिंग है और चाइना का 1.7 के आसपास है। 1 या 2 होते हैं मैक्सिमम। अब ये ना फर्टिलिटी रेट की एज देख लेना, वैसे तो 15 से 49 है, कहीं पे 15 से 45 भी मेंशन होती है, तो एक बार देख लेना, बाकी 15 to 49 ही है। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अमंग वुमेन एज 15 to 49 पर 1000 पे निकलता है फर्टिलिटी रेट भी। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन बीइंग बर्थ टू चाइल्ड इन अ गिवन एरिया। तो फर्टिलिटी रेट मतलब इस एज ग्रुप में वो ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। जिस देश का जितना ज़्यादा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, समझो उस देश का हेल्थ स्ट्रक्चर उतना ही पुअर है, और जिस देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है उस देश का हेल्थ स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा है। जैसे इंडिया की बात करें 26-27 है, पर चाइना में सिर्फ 7 या 8 है, और आज़ादी के वक्त हमारा ये 218 था। द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बोर्न अंडर 1 ईयर, 1 साल से होने से पहले कितने की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 पे ही निकलता है, ये भी याद रखना। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल डेथ्स से क्या होगा, ये अंडर डेवलपमेंट और गरीबी की निशानी है, अगर बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है या माओं की मृत्यु जन्म देते वक्त ज़्यादा हो रही है। वैन मेडिकल फैसिलिटीज़ लेवल, एजुकेशन अवेयरनेस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जब बढ़ती है तो ये वाले रेट घटते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा तो ये सब रेट क्या होंगे, धीरे धीरे कम होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी माओं की मृत्यु हो जाती है बर्थ देते वक्त, ये 1 लाख पे निकलता है डाटा, ध्यान रखना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक व्यक्ति पैदा हुआ वो ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा। जैसे इंडिया का मेल का 69.9 है इस वक्त और फीमेल का 70.3 है, यार देख लेना एक बार। पर जिस दिन देश आज़ाद हुआ था ना उस टाइम हमारा ये सिर्फ 36 था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। चाइना का सबसे ज़्यादा है, 76.7 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन एंटिसिपेट टू लिव कैन वेरी डिपेंडिंग। हर देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है, डिपेंड करता है कि सैनिटाइजेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, नरिशमेंट लेवल और पॉल्यूशन, वो सब चीज़ें कैसी हैं एक देश पे, उस पर डिपेंड करता है कि लिटरेसी कैसी है, उस देश के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। मेनली अंडर डेवलप्ड देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, डेवलपिंग में ठीक है, और पर डेवलप्ड में बहुत ज़्यादा है, जैसे जापान को देख लो। सेक्स रेशो, मेल टू फीमेल रेशो कितना है, द रेशो ऑफ फीमेल टू मेल इन 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सेक्स रेशो। इन मोस्ट नेशन हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर मार्जिनली मोर फीमेल। तो अधिकतर क्या था पहले कि फीमेल्स का रेशो हल्का सा ज़्यादा था मेल से। पर देखो अगर किसी देश में मेल का रेशो फीमेल से ज़्यादा है, जैसे इंडिया जैसे देश में, तो वो पैट्रियार्की थिंकिंग या उस तरह की मेंटलिटी को दिखाता है कहीं ना कहीं। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने तरीके अपनाए हैं, कानून भी पास किए हैं, सब चीज़ें, पर केरला जैसा स्टेट इंडिया का जहाँ पे फीमेल का सेक्स रेशो मेल से बहुत ज़्यादा है, 1000 मेल पे आई थिंक 1016 या समथिंग है, मतलब 1000 क्रॉस्ड है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम वट मोर मेल्स देन फीमेल न्यू बोर्न आर बोर्न इन द केस, ठीक है, इसमें ये होता है। इफ डिस्पाइट दिस देयर इज अ स्लाइट सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ वुमेन देयर अपियर टू बी 2 केस कॉजेज फॉर दिस। तो देखो या तो पहला केस तो ये होता है कि फीमेल ज़्यादा हो रही है मेल के मुकाबले, या फिर दूसरा केस हो सकता है 2 सिचुएशन पे। पहला,
When it comes to illness resistance throughout the infancy, girl kids seems to have an edge over boy babies. तो गर्ल्स का जो होता है वो ज़्यादा मतलब कि ठीक रहता है मामला एज कंपेरिजन टू बॉयज़. सेकेंड, वुमेन हैव टेंडेंसी टू आउटलिव मेल्स इन मोस्ट कंट्रीज, दस देयर आर मोर ओल्डर वुमेन देन ओल्डर मैन एट द. और इसीलिए हमारे यहाँ पे आप देखो इंडिया में वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बहुत मतलब ज़्यादा ही है. ठीक है ना. आई एम नॉट सेइंग कि उसको तो घर में रहना पड़ता है लाइक दैट. आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अ मेल हैव द लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेरिजन टू द फीमेल. और थोड़ा सा मेंटलिटी का फ़र्क आ जाता है यहाँ पे. अगर पैट्रियार्की की थिंकिंग है तो आपको सेक्स रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा. मेल्स ज़्यादा होंगे, फीमेल्स कम होंगी, है ना. या फिर और मेडिकल अगर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे इंडिया में तो सोनोग्राफी बैन है, पर और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जनरली क्या है, लीगल है ये चीज़. तो वहाँ पे मे भी आपको वेरिएशन दिखाई दे. सेक्स रेशियो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जैसे पॉपुलेशन की मेंटेलिटी की वजह से, गर्ल चाइल्ड के अब्यूज़ की वजह से, या फेमिनिस्ट इन्फेंटिसाइड्स एंड फोर्टिसाइड्स, वो गर्भ में मार देते हैं या पैदा होने के बाद मार देते हैं, उस मेंटेलिटी से. रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वुमेन जन्म देते वक्त गर्ल को या वैसे जन्म देते वक्त मर जाती हैं, तो उसमें भी उसकी वजह से भी सेक्स रेशियो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. पर याद रखना, जितना ज़्यादा एक देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, एक देश का सेक्स रेशियो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है. द सेक्स ऑफ द इन्फेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रायर टू द बर्थ बिकॉज टू द प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट या रेगुलेशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1966 में कानून बना था हमारे यहाँ, और 2003 में लागू हुआ हमारे यहाँ पे. इसके तहत पहले जांच नहीं कर सकते कि लड़का है या लड़की. पर अगर मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका या इन देशों में बताऊं, यहाँ पे ये लीगल है. ठीक है. एज डिस्ट्रीब्यूशन पर फिर वहाँ पे वो थोड़ा मेंटलिटी का भी फ़र्क आ जाता है. वहाँ पे पैट्रियार्की मेंटलिटी या ये सब चीज़ें डोमिनेट नहीं करती, क्योंकि वो लोग लिटरेट बहुत ज़्यादा हैं, या वो सब चीज़ें उनके साथ पॉजिटिव फैक्टर आ जाते हैं. एज डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बाय एज. ठीक है. एज डिस्ट्रीब्यूशन हर देश का अलग अलग होता है. जैसे 0 से 15 साल के कितने हैं, 15 से 64 साल को वर्किंग एज मानी जाती है ना, और 15 प्लस को यूथ माना जाता है. इस तरह अलग अलग एज डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी होती है. और फिर 65 साल के बाद वाले को ओल्ड माना जाता है. डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब पॉपुलेशन भी ना डिवाइड हो जाती है चीज़ों में, मतलब अलग अलग एज ग्रुप में, या एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट में, लिटरेट इलिटरेट में, हेल्दी में अनहेल्दी में, पुअर्टी या रिच में, है ना. तो पॉपुलेशन भी डिवाइड करी हो जाती है अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेस पर. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर एम्प्लॉयड बट आर नॉट एम्प्लॉयड देमसेल्फ. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जिसमें आप कह सकते हो हम एम्प्लॉयमेंट के बेस पे लोगों को बांट लेते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड व्यक्ति. इन नेशन वेयर द पॉपुलेशन इज एजिंग, जहाँ पे लोग बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, अराइजिंग डिपेंडेंसी रेशो इज़ कंसर्न, वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है, मतलब कमाने वाला घर में एक है और उस पर 2 या 3 लोग डिपेंड हैं, जिससे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, फिर चैलेंज बढ़ते हैं. और पर क्या ऐसे में क्या होता है, जिन देशों के अंदर डिपेंडेंसी कम है, मतलब डिपेंडेंट लोग कम है, जैसे जापान जैसे देश में जहाँ पे लोग खुद काम करते हैं, एज ग्रुप क्रॉस करने के बाद भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब अच्छा है, तो उन देशों में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि अनइक्वल मतलब कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा लोगों में नहीं होता. अ डिपेंडेंसी डिक्लाइनिंग रेशियो कैन इम्प्रूव, अगर ये मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर पहले 5 लोग डिपेंड थे, अब 3 लोग डिपेंड हैं, तो अब उसका विकास ज़्यादा अच्छा होगा एज कंपेरिजन टू अर्लियर. तो जितना कम ये होगा डिपेंडेंसी रेशो, देश भी तरक्की उतनी ज़्यादा करेगा और वो इंडिविजुअल खुद भी तरक्की बहुत ज़्यादा करेगा. लिटरेसी रेट, लिटरेसी तो आप जानते हो पढ़े लिखों की संख्या. अब लिटरेसी में वो व्यक्ति आ जाता है जो किसी भी एक भाषा को पढ़ और लिख सकता है. रीडिंग और राइटिंग लिटरेसी का पार्ट है. फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों होती है. फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस से, इनफॉर्मल एजुकेशन आदमी घर से सीखता है, समाज सिखाता है इंसान को. हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में केरला का है और लोएस्ट है राजस्थान का, नॉर्दर्न स्टेट्स में. 3 कैटेगरीज हैं जेंडर की, जैसे मेल फीमेल रेशो ऑफ लिटरेसी. 3 कैटेगरीज होती हैं पढ़े लिखे लोगों की. एक तो होता है मेल फीमेल के, उस पर हम कैटेगराइज करते हैं लोगों को.
सोशल ग्रुप के बेस पे जनरल वाले, ओबीसी, एससी, एसटी और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस पे हम ज्योग्राफी एरिया के बेस पे डिपेंड वो करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि इस इलाके के लोग इतने पढ़े लिखे हैं या इसका लिटरेसी रेट ये है। जैसे केरला का हाईएस्ट है पर देश में लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, ठीक है ना। तो इस तरह से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ, तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्टली एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज continuously if the population will increase at such pace, then how we are going to access the resources, or the if the resources exploitation is continue to be exceed to the carrying capacity of the earth, then how the things will go on. It will be a problem in the nearby future too, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इंडिया हैज़ अ टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है 2011 के हिसाब से। अब तो 150 के आसपास हो रही, क्योंकि लगभग हर साल 2 करोड़ के आसपास बढ़ रहे, ठीक है। चाइना को क्रॉस कर देंगे। ऑल्दो इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन नाउ, दिस हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द केस, द रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ फ्लक्चुएटेड। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट होता है, अभी 1.2 के आसपास चल रहा हमारा। टुडे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी हाई बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन हाई, क्योंकि इंडिया भी अपनी 3 स्टेज से गुजरा है ना पॉपुलेशन की। पहला था हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट अप टू 1920। 1921 को द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा गया, अप टू 1950। 1921 से 1950 सेकेंड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अब 1951 से हम थर्ड स्टेज में हैं, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, जहाँ पे बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अब इससे होता क्या है, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, बीमारियां फैलती हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स वो सब चीज़ें आ जाते हैं ना, जैसे एपिडेमिक्स बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज़ या उन सब चीज़ों से जो फैलती हैं। डिजीज़ विच इज़ वाइड स्प्रेड एंड इफेक्ट लैक्स ऑफ पीपल इन अ लार्ज एरिया, जो लाखों लोगों को प्रभावित करें उनको बोलते हैं एपिडेमिक्स। जैसे इन्फ्लुएंजा आया था वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान। इट इफेक्ट द थ्रोट, गले को मतलब कि इफेक्ट करता था और चोक हो जाता था, गला, सांस नहीं लिया जाता था, आदमी मर जाता था, बहुत तेज़ी से फैलता था, कंटीजियस डिजीज़ थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। और आज भी देखो कितने कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रहे हैं, आई फ्लू हो जाता है, मम्स हो जाते हैं गले के अंदर, है ना। तो बहुत बीमारियाँ, तो कोरोना देख लो, इसी का ही एक एग्जाम्पल है। सैनिटाइजेशन कंडीशन पूरी पुअर हों तब ये एपिडेमिक्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेकार हों तब होते हैं, या सोल्जर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर मान लो किसी को बीमारी है वो अपने साथ दूसरी जगह ले जाता है, या लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब भी एपिडेमिक्स फैलते हैं, बीमारियां शिफ्ट होती हैं। केमिकल एक्सप्लोजन्स हो या न्यूक्लियर टेस्ट हो या हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, उससे भी एपिडेमिक्स फैलते हैं, ठीक है। ये कुछ और कॉमन कोज हैं, मतलब जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी कर लें, टाइम पे वैक्सीनेशन करें। आज भी बताओ पाकिस्तान में पोलियो है, हमारे यहाँ तो चलो इंडिया तो पोलियो फ्री देश है, पाकिस्तान में आज भी पोलियो है। सैनिटरी कंडीशंस अगर हम इम्प्रूव कर दें, इवन आप देखो हमारे यहाँ वुमेंस को के, अब तो खैर चलो, आपने एक वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार जी की, पैडमैन। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ड्यूरिंग दैट पीरियड की उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, ये नेचुरल प्रोसेसेस को समझेंगे, तो वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ स्ट्रक्चर और द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो। अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे यहाँ। टीवी पे खैर गवर्नमेंट ऐड करती है, कोशिश अपने स्तर पे बहुत कर दी है अब तो। इन इंडिया वी स्टिल हैव, हमारे भारत में आज भी कुछ एपिडेमिक्स हैं, जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, etc। ये आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फेमाइन। फेमाइन का मतलब भुखमरी। तो जब फूड की कमी हो जाए, फूड की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो भुखमरी आती है। बंगाल में आई थी इंडिया में सबसे ज़्यादा। नेचुरल बारिशें ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई। मैन मेड कब होती है भुखमरी? मैन मेड कब आती है? जब धरती का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करा जाए, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के मिट्टी की पूरी बैंड बजा दी जाए, तो अब मिट्टी में हिम्मत तो रहेगी नहीं फिर प्रोडक्शन करने की। और आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा, जब से HYV सीड ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, हमने प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर लिया, पर केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड डाल डाल के हमने ज़मीन को ख़राब भी कर रखा है इंसानों ने,
ठीक है। तो अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इसी तरह यूज़ करते रहे तो ज़मीन ख़राब हो जाएगी और फिर एक टाइम के बाद ज़मीन भी क्या कह देगी, बस भाई अब नहीं हमारे बस का। तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इकोनॉमिक्स में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फेमाइन, ये मत सोचना कि भुखमरी सिर्फ इसलिए आती है कि फूड ग्रेन्स की कमी है, नहीं, बल्कि इसलिए भी आ जाती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारी चीज़ पुअर रोड्स की वजह से जो किसान की फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या सही रेट ना मिलने से, या खेत में कटने के बाद अचानक मौसम के रिस्क की वजह से, या गवर्नमेंट गोडाउंस में ख़राब हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे देश का बहुत वीक है, इसकी वजह से। और इवन वेस्टेज देखो आप, शादियों में कितनी ज़्यादा होती है फूड की, या फिर कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमें रिसोर्सेज की वैल्यू को समझना चाहिए और रिसोर्सेज को बस उतना यूज़ करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, वेस्ट ना करें। भाई मान लो 2 रोटी में पेट भर रहा है, ज़रूरी है प्लेट में 5 रोटी रखनी? देखा होगा आपने शादियों में कितना भोजन वेस्ट होता है, एक व्यक्ति है जिसको खाने को नहीं मिल रहा, दूसरा व्यक्ति है जो वेस्ट कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेचुरल तो चलो है ही तरीके, पर मैन मेड तरीकों से भी धरती को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अच्छा, फिर इसमें ना एक एफ्लुएंट कंजप्शन भी ध्यान रखना है। एफ्लुएंट कंजप्शन मतलब चस्का लोगों का, जैसे मान लो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर बाइक 40-50 का एवरेज दे रही, पर लोग ऐसी बाइक लाते हैं जो 20-25 का एवरेज दे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई फ्री है, ठीक है, पर ये तो सोचो नेचर क्या कॉस्ट चुका रहा है बदले में, ठीक है ना। तो नेचर की भी तो एक लिमिट ही है, जब तक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर इंसान समस्याओं को झेल लेगा। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है ताकि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जा सके, बढ़ती प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। इट वाज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्लोइंग डाउन द, गवर्नमेंट ने इसलिए चलाया था ताकि बर्थ रेट कम हो जाए देश के अंदर और पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। एमरजेंसी के दौरान चला था 1975-76 में। विद द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट द प्रोग्राम वाज रीनेम्ड, फिर जब नई सरकार आई तो उसने इसका नाम बदल के नेशनल फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम रखा और नई गाइडलाइंस इसके लिए सेट करी। अब ये सक्सेसफुल कैसे था, आइए देखते हैं। द ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का घटा था, पॉपुलेशन ने इसको अप्रिशिएट किया, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। अच्छा, एक वो नारा भी दिया गया था अगर आपको ध्यान हो, छोटा परिवार खुशियाँ अपार, है ना, या फिर वो नारा हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट। इस तरह की चीज़ें अगर गवर्नमेंट करती है और लोग भी समझते हैं तो वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देश का कम हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देश की बढ़ी। अब देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना को सही मानने या गलत मानने ये भी अलग ही बात है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ेगा तो रिसोर्सेज के ऊपर उतना ही ज़्यादा दबाव रहेगा कि लंबे समय तक एक इंसान लीव कर रहा है। अगर वर्किंग कैपिटल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अचीव्ड नियरली यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड, और लोगों ने समझा भी है कि फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अर्बन एरियाज़ में या जो लोग लिटरेट हैं वहाँ तो चलो ये चीज़ें आज के दौर में एग्जिस्ट करती हैं, पर रूरल एरिया या जो इलिटरेट लोग हैं, या कई बार एक पर्टिकुलर सेक्ट भी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। फेलियर्स क्या रही, द ग्रोथ रेट स्टिल कंटिन्यूज, आज भी हमारा ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलप्ड देशों के मुकाबले तो ज़्यादा ही है ना हमारा। क्यूरेसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अपोज, कई बार इसका अपोजिशन भी किया जाता है कि वेस्टोमी ऑफ मैन एंड वो नसबंदी वाला सीन कह रहे हैं इसमें, है ना, उसका अपोज भी किया जाता है लोगों के द्वारा। में मोस्टली पुअर और पावरलेस पीपल इसके विक्टिम्स होते हैं, तो वो लोग विरोध भी करते हैं इसका। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल फैमिली प्लानिंग मेथड, कई बार क्या होता है फैमिली प्लानिंग मेथड्स तरीके ठीक नहीं होते, या फिर अब पता क्या बात है, मान लो देखो एक गरीब आदमी है, वो सोचता है कि यार घर में ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाने वाले होंगे, स्थिति सुधरेगी। अरे वो ये तो सोचे यार, जब तेरे घर में ज़्यादा लोग हैं तो उन पर पैसे नहीं खर्च कर रहा बढ़िया से, तो वो अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनेंगे कैसे, और जब वो अच्छी ह्यूमन कैपिटल नहीं बनने तो फिर वो कमाएंगे कैसे बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति पैसे कमाता है, अनपढ़ नहीं कमा सकता है। आर्टिकल 16 इज देयर इन आवर कंट्री, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक लिटरेट पर्सन ज़्यादा अच्छा स्टेटस होल्ड करता है एज कंपेरिजन टू इलिटरेट। एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया का तो एज स्ट्रक्चर बहुत ही वरी वाला है। इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है दुनिया में हम, है ना, पर फिर भी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जॉबलेस ग्रोथ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है।
द एवरेज एज इज आल्सो देन दैट ऑफ मोस्ट कंट्रीज के एवरेज एज से भी ज़्यादा है हमारे देश की एवरेज एज। द शेयर ऑफ द 15 to 60 ग्रुप बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और 60+ ग्रुप हमारे यहाँ बहुत कम है। मतलब यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और ये एक अच्छी बात है। पर बात तो अच्छी तब है ना जब हम इसका यूज़ कर पाएँ प्रोडक्टिव पर्पज़ में, वरना ज़्यादा होने से क्या होगा बताओ। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी तो है, पुअर्टी है, 21.9% लोग बिलो पुअर्टी लाइन है। द प्रेजेंट ट्रेंड इंडिकेट दैट 0 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं। दस द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर बदल रहा है, डेमोग्राफिक डिवाइड हो रहा है हमारे देश में। द पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ग्रोथ विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ एजुकेशन, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा के हम इसको अच्छा कर सकते हैं। चैप्टर का अंत चल रहा ना, तो इस वजह से फिर वीडियो भी बड़ी हो गई। देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशन, पर इसलिए हर चीज़ आपको डिटेल में बताई गई ताकि आपको एक ब्रॉड व्यू मिलेगी आप किन समस्याओं को फ्यूचर में फेस करने वाले हैं इस देश में का सिटीज़न होने के नाते। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फ़र्क कहीं ना कहीं तो आपके जेब पे भी पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिकल देख लो चाहे सोशल वे में देख लो। देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशंस हैं हमारे देश में। केरला जैसा राज्य है जो बहुत ही ज़्यादा लिटरेट है, वेल सेटल्ड लोग हैं, सेक्स रेशो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। पर उत्तर प्रदेश जैसे देश में यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर वहीं बिहार या मेघालय में जहाँ पुअर्टी बहुत ज़्यादा है या लिटरेसी बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग, गोवा राज्य की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग रीजनल वेरिएशन है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो बच्चों, अगर किसी पॉइंट से कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी भावना को आपकी हर्ट करने की। मैं भी एक टीचर हूँ, आपकी तरह लर्नर ही हूँ, सोसाइटी से सीख रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो चीज़ों को अन्यथा ना लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपके से उसके लिए बहुत क्षमा मांगता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब जीवन में तरक्की कीजिए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। और याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और अगर मेहनत का कोई विकल्प है तो बस एक ही विकल्प है, उससे ज़्यादा मेहनत। ठीक है, तो बहुत मेहनत कीजिएगा जीवन में। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।